हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का रुपया अमेरिका डॉलर के बराबर क्यों नहीं है। तो इसको हम एक विस्तृत आर्थिक विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम इसके प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम समाचार देखते हैं या विदेशी यात्रा की योजना बनाते हैं तो डॉलर बनाम रुपया की चर्चा जरूरी सुनाई देती है। कभी $1 80 बताया जाता है तो कभी 83 या 84 बताया जाता है। बहुत के मन में सवाल उठता है कि जब दोनों ही देश यानी भारत और अमेरिका की मुद्रा कागज के नोट है तो $1 की कीमत $1 के बराबर क्यों नहीं होती। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ कागज की छिपाई नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, इतिहास, वैश्विक व्यापार, मुद्रा नीति, निवेश, उत्पादन क्षमता और विश्वास, जिसका हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, इससे जुड़ा होता है। तो पहले हम जान लेते हैं मुद्रा मूल्य का आधार क्या होता है, द फाउंडेशन ऑफ करेंसी वैल्यू के बारे में। किसी देश की मुद्रा का मूल्य उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति, उत्पादन क्षमता और व्यापार संतुलन, विदेशी निवेश और राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है। जब कोई देश अधिक उत्पादन करता है तो निर्यात भी करता है और उसकी मुद्रा पर दुनिया का विश्वास भी बढ़ता है, तो उसकी मुद्रा की कीमत, जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो मजबूत होती है। अमेरिकी डॉलर की यह स्थिति है, यह दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा मानी जाती है। वहीं भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में रुपया अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि वह वैश्विक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो सके। उसके बाद हम जान लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो भारत की आज़ादी के समय जब 1947 में $1 के बराबर $1 था, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित था और विदेशी व्यापार बहुत कम था। लेकिन आगे क्या हुआ अब जानेंगे। तो 1950 से 60 के दशक में भारत ने योजना आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन उत्पादन क्षमता सीमित रह गई थी। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय ऋण लिए थे और आयात पर निर्भरता बढ़ गई थी। वहीं अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी औद्योगिक ताकत से पूरी दुनिया पर आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इस तरह धीरे धीरे डॉलर की ताकत बढ़ती गई और रुपया कमजोर होते गया। उसके बाद हम जान लेते हैं डॉलर की वैश्विक स्थिति, ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ डॉलर के बारे में। तो अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, यानी दुनिया के लगभग सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो डॉलर रखते हैं, क्योंकि लगभग 60% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है। जैसे तेल, सोना, गैस जैसी वस्तुएं डॉलर में खरीदी बेची जाती है, खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। जैसे विश्व बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसके बाद IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी डॉलर में ही लेन देन करती हैं। इसीलिए डॉलर की विश्वव्यापी मांग, जिसको हम ग्लोबल डिमांड कहते हैं, वो बनी रहती है। जब मांग अधिक हो तो मूल्य भी अधिक हो जाता है। यही कारण है कि डॉलर की कीमत रुपये से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद हम व्यापार असंतुलन के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में आयात, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं, और निर्यात की बात करें तो ज़्यादा है एक्सपोर्ट। तो जैसे भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनें आयात करता है, जबकि निर्यात में सिर्फ टेक्सटाइल, दवाइयाँ, कृषि उत्पाद और IT सेवाएं ही देते हैं। जब किसी देश को आयात के लिए अधिक डॉलर चुकाने पड़ते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर पड़ जाती है। इसे हम करेंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं। जितना बड़ा व्यापार घाटा होता है उतना कमजोर रुपया हो जाता है। उसके बाद हम मुद्रास्फीति, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे, और क्रय शक्ति, जिसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यदि किसी देश में मुद्रास्फीति अधिक हो जाता है तो उसकी मुद्रा का मूल्य घट जाता है। पर भारत में औसत मुद्रास्फीति दर अमेरिका से अधिक रहती है हर साल। जैसे अमेरिका की मुद्रास्फीति लगभग 2 से 3% रहती है,
जबकि भारत में यह 5 से 7% तक रहती है। इसका अर्थ ये है कि भारतीय रुपया हर साल अपनी क्रय शक्ति खोता जाता है, यानी 100 में मिलने वाला सामान अगले वर्ष 107 का हो जाता है। इससे विदेशी निवेशक डॉलर को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं विदेशी निवेश और पूंजी प्रवाह के बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लो के बारे में। तो भारत में जब विदेशी निवेश जैसे FDI, FII आता है तो डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे रुपया भी मजबूत होता है। लेकिन जैसे ही विदेशी निवेशक अमेरिका या अन्य विकसित देशों की ओर रुख करते हैं, वे अपने निवेश को निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया गिर जाता है। इस प्रकार विदेशी निवेश से उतार चढ़ाव से रुपये की वैल्यू पर सीधा असर पड़ता है। उसके बाद ब्याज दरें और मौद्रिक नीति के बारे में जान लेते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो अमेरिका की फेडरल रिजर्व और भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियाँ अलग अलग होती है। जैसे जब FED ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो निवेशक डॉलर में निवेश करना सुरक्षित समझते हैं। इससे डॉलर की मांग और मूल्य दोनों बढ़ जाती है। वहीं भारत की बात करें तो ब्याज दरें में स्थिरता बनाए रखने जरूरी होते हैं ताकि उद्योगों को सस्ता ऋण मिल सके। इससे रुपया कई बार कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद हम विदेशी ऋण के बारे में जान लेते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में। तो भारत कई देशों और संस्थाओं से डॉलर में ऋण लेता है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या निजी विदेशी निवेशक से। ऋण चुकाने के लिए भी डॉलर की आवश्यकता होती है भारत को, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद आर्थिक संरचना के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ कृषि क्षेत्र पर निर्भरता अधिक होता है, तो औद्योगिकरण अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है और सेवा क्षेत्र, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जबकि अमेरिका एक विकसित देश है और तकनीक रूप से उन्नत भी है और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था भी है। इस अंतर का सीधा प्रभाव मुद्रा के मूल्य पर भी पड़ता है। उसके बाद राजनीतिक स्थिरता और भरोसा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं, ट्रस्ट के बारे में। तो विदेशी निवेशक उस देश की मुद्रा में निवेश करते हैं जहां राजनीतिक स्थिरता और कानूनी पारदर्शिता हो। अमेरिका में सरकारें बदलती रहती है लेकिन नीतियां लगभग स्थिर रहती हैं। लेकिन भारत में नीतिगत अस्थिरता और लाल फीताशाही वाली, जिसको हम लाल फीताशाही भी कहते हैं, ये भी एक चुनौती है। इस कारण विदेशी निवेशक डॉलर को सुरक्षित मानते हैं। उसके बाद तकनीकी बढ़त, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी अमेरिका में है। जैसे अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों का घर है, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, टेस्ला, ये सभी अमेरिका में हैं, अमेरिकी कंपनी। तो इनकी वैश्विक आमदनी डॉलर में होती है, जिससे डॉलर की स्थिति और भी मजबूत हो जाती है। भारत का टेक्नोलॉजी सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सका है। उसके बाद हम डॉलर का रिजर्व रोल के बारे में जान लेते हैं, डॉलर एज रिजर्व करेंसी के बारे में। डॉलर सिर्फ व्यापार के लिए नहीं होती है, बल्कि सेविंग और रिजर्व के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हर देश का सेंट्रल बैंक डॉलर में रिजर्व रखते हैं ताकि आर्थिक संकट के समय काम आ सके। भारत का भी लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में ही रखा जाता है। इससे डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय मांग भी बनी रहती है। उसके बाद तेल व्यापार, जिसको हम पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कहते हैं। तेल व्यापार पूरी तरह डॉलर में ही होता है। भारत जैसे देश जो तेल का भारी आयात करते हैं, उन्हें डॉलर की आवश्यकता लगातार रहती है। इसीलिए जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो डॉलर की मांग और बढ़ जाती है, जिससे रुपया गिर जाता है। उसके बाद वैश्विक विश्वास और सैन्य ताकत, जिसको हम ग्लोबल ट्रस्ट एंड मिलिट्री पावर कहते हैं। डॉलर पर दुनिया का भरोसा केवल अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक सैन्य शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका अपने सैन्य, तकनीक और कूटनीतिक प्रभाव से दुनिया में अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखता है। भारत अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंचा है।
उसके बाद रुपया अवमूल्यन की नीति, जिसको हम कंट्रोल डिप्रिसिएशन पॉलिसी भी कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई और सरकार कई बार रुपया थोड़ा कमज़ोर बनाए रखते हैं ताकि भारत के निर्यात, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, उसमें लाभ हो। क्योंकि अगर रुपया सस्ता होगा तो विदेशी खरीदारों को भारतीय वस्तुएं सस्ती मिलेंगी, जिससे निर्यात बढ़ सकेगा। इस तरह कमज़ोर रुपया भी कभी कभी आर्थिक रणनीति का हिस्सा होता है। उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। भारत के पास लगभग 650 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। हालांकि यह अच्छी मात्रा है, परंतु अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में बहुत कम हो जाता है। अधिक भंडार का अर्थ ये है कि अधिक स्थिर मुद्रा होता है। जितने पास जितना पैसा होगा उतना स्थिर मुद्रा होगा। इसीलिए डॉलर की स्थिरता और ताकत रुपये की तुलना में कई गुना अधिक हो जाता है। उसके बाद मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप, आरबीआई इंटरवेंशन करता है। जैसे आरबीआई नियमित रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि रुपया अचानक गिर या बढ़ न जाए। लेकिन इससे मुद्रा स्थिर रहती है, लेकिन मुक्त व्यापार की स्थिति नहीं बन पाती है, जबकि डॉलर एक पूरी तरह मुक्त और मजबूत मुद्रा होता है। उसके बाद हम सामाजिक आर्थिक असमानता भी देखेंगे। ये भी एक रीजन है। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। अमेरिका इन क्षेत्रों में बहुत आगे है। इन असमानताओं के कारण निवेशकों का भरोसा रुपये की तुलना में डॉलर पर अधिक होता है। उसके बाद वैश्विक आर्थिक घटना के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट के बारे में। कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध या तेल संकट जैसी वैश्विक घटनाएं डॉलर को सेफ हेवन करेंसी बना देती है। संकट के समय निवेशक डॉलर की ओर भागते रहते हैं, जिससे रुपया भी गिर जाता है। उसके बाद निष्कर्ष। भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के बराबर न होने के कई कारण हैं। आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी है। जैसे संक्षेप में हम जाने तो डॉलर की विश्वव्यापी मांग और विश्वास बना रहा है। भारत का व्यापार घाटा और उच्च मुद्रास्फीति भी होते रहते हैं। विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव लगे रहता है। डॉलर की रिजर्व मुद्रा स्थिर रहता है। तकनीकी और औद्योगिक बढ़त में अमेरिका की अग्रणी भूमिका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए $1 इक्वल टू 83 रुपये लगभग होता है, जो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्था के आकार और प्रभाव का अंतर होता है। अंतिम बात हम जान लेते हैं। तो रुपये की कीमत केवल विदेशी मुद्रा के मुकाबले मापना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत अपनी उत्पादन क्षमता, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, उद्योग और नवाचार को मजबूत करे तो आने वाले दशकों में रुपये भी मजबूत हो पाएगा। मजबूत अर्थव्यवस्था से ही मजबूत मुद्रा बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।